Honorable members, please. Leader of the House. Leader of the House. One second. Leader of the House. Please. Leader of the House. Leader of the House. आदरणीय सभापति महोदय, One second. Please take your seat. Please take your seats. There may be. I am exactly doing that. No, sorry. Demand for timely updation of Aadhaar details. Please continue. आदरणीय सभापति महोदय, नकली आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पुनः सत्यापन प्रक्रिया में मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में संपत्ति लेन देन में उपयोग किए गए 4 जाली आधार कार्डों के संबंध में पुलिस शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले ने धोखाधड़ी और पहचान प्रणाली की अखंडता के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न की है। आधार कार्ड जो भारत में कानूनी और वित्तीय लेन देन के लिए अनिवार्य है, उसका दुरुपयोग न केवल व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। जब ऐसे जाली दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है तो यह न केवल धोखाधड़ी को बढ़ावा देता है, बल्कि नागरिकों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में अवैध आवर्जन की जांच में तहत छापे मारे थे। ये छापे उन एजेंटों पर केंद्रित है जो भारतीय नागरिकता का दावा करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को धोखाधड़ी वाले दस्तावेज प्रदान कर रहे हैं। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करती है, क्योंकि अवैध आवर्जन से न केवल सामाजिक ताने बाने में खटास आती है, बल्कि यह देश के कानूनों और नियमों का उल्लंघन भी करती है। भारत की यूडीआई ने हाल ही में व्यक्तियों की यह सलाह दी है कि अपने आधार कार्ड की जानकारी को अपडेट करें, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका आधार कार्ड 1 दशक पहले जारी किया गया था। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के साथ व्यक्तियों की जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, व्यक्तिगत विवरण बदल सकते हैं। हाल ही में यूडीआई ने स्पष्ट किया है यह अपडेट करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर एक मजबूत सिफारिश मैं करना चाहता हूं। राष्ट्र के विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं में धोखाधड़ी की जांच के दौरान यह सामने आया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वोट डालने में संलग्न है। यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करती है और नागरिकों के अधिकारों को भी संकट में डालती है। ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहचानता और नागरिकता के संबंधित मुद्दों पर कड़ी निगरानी और उचित कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। मेरा मानना है केंद्रीय सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जिसके तहत अभी आधार कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड की जानकारी को नियमित रूप से अपडेट करना अनिवार्य है। यह सभी नागरिकों की जानकारी अद्यतन और सटीक हो। उसके साथ ही केंद्रीय सरकार को अपने अपडेट के लिए एक आवश्यक शुल्क भी लागू करना चाहिए। यह शुल्क न केवल आधार अपडेट प्रक्रिया को प्रबंधित करने में मदद करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि ये लोग अपने आधार कार्ड की जानकारी को गंभीरता से ले। सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड की सिस्टम अगर लिंक करेंगे तो नकली आधार कार्ड के दुरुपयोग को रोकने से महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। अवैध गतिविधियों से ये जुड़ा हुआ नकली आधार कार्ड का उपयोग विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी और अपराधों में किया जाता है। मैं इस सुरक्षा के लिए या आधार प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, नागरिकों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ता से यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए और आधार कार्ड प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाया जा सके ताकि हमारा देश सुरक्षित हो सके। धन्यवाद। Honorable members, before I call out the next speaker, I will make an appeal. We are Council of States, we are House of Elders. It is required of us to patiently hear anyone who has been legitimately given floor by the chairman. I will not appreciate any disturbance. There are occasions when people may be euphoric and otherwise also. This House has to send a very sober message that this House is meant for expression and dialogue, and we will uphold it. I am sure Leader of the House and Leader of the Opposition both will extend their warmest cooperation to me. I am calling Srimati Sonia Gandhi, who had taken oath as a member on 4th April 2024. It is her maiden intervention in the House. She is making contribution, concern over the people deprived of entitlements under the National Food Security Act
13, Shrimati Sonia Gandhi. Honorable Chairman, thank you for giving me this opportunity to speak. The National Food Security Act, NFSA, introduced by the UPA government in September 2013, was a landmark initiative aimed at ensuring food and nutritional security for the country's 140 crore population. This legislation played a crucial role in protecting millions of vulnerable households from starvation, particularly during the COVID-19 crisis. It is this act that provided the basis for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Under the NFSA, 75% of the rural population and 50% of the urban population are entitled to receive subsidized food grains. However, the quota for the beneficiaries is still determined based on the 2011 census, which is now well over a decade old. For the first time in independent history, the decennial census has been delayed by more than 4 years. Originally scheduled for 2021, there is still no clarity on when the census will be conducted. The budget allocations reveal that the updated census is unlikely to be conducted this year as well. Around 14 crore eligible Indians are thus being deprived of their rightful benefits under the NFSA. It is imperative, sir, that the government prioritizes the completion of the census as soon as possible and ensures that all deserving individuals receive the benefits guaranteed to them under the NFSA. Food security is not a privilege, it is a fundamental right. Thank you.